नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में किसी रिपोर्टर, किसी पत्रकार या किसी संवाददाता के लिए किसी चैनल या अखबार में नौकरी करते हुए हमेशा सच के साथ खड़े होना, सरकार और सिस्टम को असहज करने वाले सवाल उठाना, सरकार और सिस्टम की नीतियों के खिलाफ खबरें करना और हमेशा अपने भीतर की पत्रकारिता को जिंदा रखते हुए अपने पत्रकारिता उसूलों पर खड़े होकर नौकरी करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। करीब करीब 6 मिनट का यह वीडियो है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रक्षित सिंह, जिन्होंने आज मेरठ की किसान महापंचायत के मंच से नौकरी छोड़ने का ऐलान किया और माइक पर उस भीड़ के सामने जो कुछ कहा उसे सुनना आपको बहुत जरूरी है। 8 साल तक एबीपी न्यूज में नौकरी करने वाले रक्षित सिंह इससे पहले अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में नौकरी कर चुके हैं। नेशनल ब्यूरो के रिपोर्टर हैं, हर तरह की खबरें करते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ बेचैनी थी। वो बेचैनी कुछ महीनों से उनके भीतर आकार ले रही थी और वो आज ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी एक मंच पर। वो मंच किसानों का था, महापंचायत का था, और जो कुछ वहां उन्होंने कहा वो आज की पत्रकारिता की न सिर्फ पोल खोलता है बल्कि यह बताता है कि कोई रिपोर्टर अगर सिर्फ पत्रकारिता करना चाहता है, पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों पर टिकते हुए अपनी खबरें करना चाहता है, तो उसे कितनी मुश्किल होती है। कैसे खबरें दबाई जाती है, कैसे खबरें गिराई जाती है, कैसे खबरें बनाई जाती है, ये सारी चीजें तो कई सालों से आप देखते होंगे। आप अगर टेलीविजन चैनल देखते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि चैनलों पर क्या होता है, कैसे एजेंडा चलता है, कैसे सरकार को खुश करने वाली खबरें चलती है, कैसे दर्जनों एंकर और रिपोर्टर दिन रात सरकार की चाटुकारिता करने वाली खबरें चलाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, ट्विटर पर उस एजेंडे का हिस्सा बनते हैं जो सरकार का एजेंडा होता है। लेकिन उन्हीं संस्थानों में अगर कोई रिपोर्टर पत्रकारिता करते हुए, पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए अगर काम करना चाहे तो उसके लिए कितना मुश्किल है, कितना दुरूह है, यह समझने के लिए रक्षित सिंह का यह वीडियो आप जरूर देखिए। मैं नहीं जानता इस रिपोर्टर को, एक दो बार किसान कवरेज के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान गाहे बगाहे कहीं देखा और मिला, लेकिन टेलीविजन चैनल पर एबीपी न्यूज पर कई बार रक्षित सिंह की खबरें मैंने देखी है। आज उनका वीडियो सुना, कुछ देर पहले ट्विटर पर वायरल हुआ, तभी 6 मिनट का वीडियो किसी ने मुझे मेरठ से भेजा। उस मंच पर जो कुछ रक्षित सिंह ने कहा, यह उस जमात के मुंह पर तमाचा है जो सत्ता की चाटुकारिता को पत्रकारिता मानते हैं, जो सच को दबाने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को खुश करने वाली पत्रकारिता करते हैं, जिनका हर ट्वीट, जिनकी जुबान से निकली बातें, जो पत्रकारिता दायरे में रहकर जितना भी मौका मिलता है उस मौके का इस्तेमाल सरकार के पक्ष में उस एजेंडे को चलाने की कोशिश में करते हैं जो सरकार को मुफीद लगता है, उन सबको एक्सपोज करता है रक्षित सिंह का यह वीडियो, रक्षित सिंह की ये बातें। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि रक्षित सिंह के भीतर कितनी बेचैनी होगी, इस कदर कि उन्होंने उस वीडियो में ही जिक्र किया कि 12 लाख सालाना की नौकरी, जिनके पिता का देहांत 10 साल पहले हो चुका, बुजुर्ग मां है, पत्नी है, बच्चा है, उन सब की जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारियों के बीच इस नौकरी को छोड़ने की बेचैनी है। और उस बेचैनी का विस्फोट तब हुआ जब उन्होंने कहा ऐसी नौकरी को मैं लात मार दूं। मैं चाहता हूं वो वीडियो आप सुने, देखें और समझें। और रक्षित सिंह के इस वीडियो के आने के बाद, जिसमें अपना वो दर्द बयां कर रहा है, अपनी बेचैनी बयां कर रहा है, एक रिपोर्टर जिसके जिम्मे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, दिन भर कैमरा टीम के साथ घूमता है, उसे जो दिखता है, उसे जो दफ्तर से असाइन किया जाता है, उसे जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से स्टोरी करता है। लेकिन जब वो स्टोरी करके चैनल के मुख्यालय में भेजता है, तब उस स्टोरी के साथ क्या होता है? क्या वो स्टोरी चलती है, या अगर वो स्टोरी सरकार को नहीं सूट करती है तो क्या उसे खारिज कर दिया जाता है?
क्या उसे दफन कर दिया जाता है, या रिपोर्टर को ऐसी स्टोरी करने को कहा जाता है जो चैनल चाहता है? और चैनल क्यों चाहता है? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं। यह मैं सिर्फ एबीपी न्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं चैनलों में ऐसा होता है यह बता रहा हूं। एबीपी न्यूज की बात तो खुद रक्षित सिंह ने की। जाहिर है रक्षित सिंह ने अगर एबीपी न्यूज छोड़ने का फैसला किया या मंच से जो कुछ आरोप लगाया एबीपी न्यूज पर, वो रक्षित सिंह का आरोप है। उन्होंने झेला होगा, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने भुगता होगा, तभी मंच से उन्होंने कहा। अब आगे की कहानी पता चलेगी। क्या रक्षित बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं भी कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, लेकिन जो कुछ है पब्लिक डोमेन में। तो पहले रक्षित सिंह का 6 मिनट का वीडियो सुनिए दोस्तों। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। लात मारता हूं ऐसी नौकरी को, ऐसी जिंदगी को। और कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद में मैंने दिल्ली में बिजनेस भास्कर में नौकरी करी। 5 साल ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए। घर का अकेला लड़का हूं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहां से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूं अपने आप से। रोज पूछता हूं अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या? FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। लेकिन 56 इंची का ना सही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना तान के डरते नहीं है किसी से, डरते नहीं है। अगर सच दिखाना बंद कर देते हैं ना तो वो भी झूठ है, वो झूठ है। और इस झूठ के मैं खिलाफ हूं। मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में। 1.5 महीना क्या करूं? बच्चा कैसे पालूंगा अपना? 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था? मैं कहूंगा सीना ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। भूखा मर सकता हूं, भूखा मर सकता हूं। हो सकता है मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले। हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चरित्र हनन होगा। फेसबुक पे जो ये इनकी सोशल मीडिया आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे। हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें, लेकिन खड़ा हूं और सीना ठोक के खड़ा हूं। जो करना है कर लो। सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूं, मुझे जेल में डालो।
भैया सुन लो, सुन लो, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए 4 नारे लगाने का है। सुन लो, मैं यहाँ आया हूँ, है ना? अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इस मंच पे ही क्यों आया, गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया, टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया, फलाने पे क्यों नहीं गया, ठिकाने पे क्यों नहीं गया? अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है, और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था, और ये रद्दी मैंने फूकड़ी। 12 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना नौकरी को लात मारता हूँ, और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, वो दिन भी आ सकता है, लेकिन उसका भी विकल्प मैंने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे। अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये झोली है, झोली फैला के गांव गांव घूमेंगे, ठीक है जी? धन्यवाद। आप लोगों के बीच में जिस घड़ी का आपको उद्गार है, ज्वाइन करवा दो, पहले ज्वाइन करवा दो, जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सम्मान के साथ इस पार्टी में उनका आभार है और बहुत स्वागत है सभी भाइयों का। और आज इस मीटिंग में जो जिसके लिए हम और आप लोग 10 दिन से जी जान से मेहनत कर रहे हैं गाँव गाँव जाके, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खासतौर से कठोर सहाय भारी तादाद में जो लोग हैं उनका, अस्त्रापुर के क्षेत्र के लोगों का। तो सुन लिया आपने रक्षित सिंह को, और रक्षित सिंह के इस वीडियो के आने के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, इसके टुकड़े वायरल हुए, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में रक्षित सिंह की तारीफ में उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यकीनन एक रिपोर्टर अपनी नौकरी को दांव पर लगाता है तो आसान नहीं होता यह फैसला करना, क्योंकि उसके बाद उसके लिए नौकरी मिलना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा मुझे है, बल्कि नामुमकिन जैसी स्थिति हो सकती है चैनलों की बात करें तो, क्योंकि बागी रिपोर्टर और बागी पत्रकार किसी चैनल के लिए मुफीद नहीं होता। तो रक्षित ने बागी तेवर दिखाया, उनके बगावत का आगाज है वो वीडियो। अब रक्षित क्या करेंगे, चैनल ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया या नहीं, या आगे क्या होने वाला, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यह सच है कि चैनलों में ऐसे होता है, यह सच है कि बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे पत्रकार, हो सकता है कुछ एंकर भी बेचैन होते हैं, लेकिन उनकी बेचैनियों को नौकरी की मजबूरियां कई बार दफन करती हैं। कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी तेरी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ मजबूरियां होंगी, होती है, नौकरी की मजबूरियां होती है, लेकिन जब उन मजबूरियों पर बेचैनियां हावी होती हैं तो वो रक्षित सिंह बन जाता है। वो यूं बागी होकर कहीं ऐलान करता है कि ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूं। और बीते 3, 4, 5 सालों में आप न्यूज चैनल्स को आप देखें, क्या नहीं हो रहा है न्यूज चैनल्स पर, और सरकार की नजर सोशल मीडिया पर है। न्यूज चैनल जो सरकार के लिए ढिंढोरची का काम करते हैं, न्यूज चैनल के एंकर और संपादक जो सरकार के लिए पादुका पूजन का काम करते हैं, वो सरकार को फिट लगते हैं, उनसे सरकार को दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को दिक्कत सोशल मीडिया से। और तभी एक गाइडलाइंस आ गई, सारी बंदिश, पाबंदी, सारी कोशिशें सोशल मीडिया को कैसे कुचला जाए, कैसे दबाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी कोशिशें सरकार कर रही है। क्यों, आप वजह जानते हैं, क्योंकि चैनल्स तो पहले से कंट्रोल में, ज्यादातर चैनल की बात कर रहा हूं, कंट्रोल में नहीं होते तो दिशा रवि को जिस ढंग से 11-12 दिन तक देशद्रोही साबित किया गया, अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बनाया गया, उस दिशा रवि को जमानत देते वक्त 18 पन्नों के अपने फैसले में, कोर्ट ऑर्डर में, पटियाला हाउस के एडीजे ने, धर्मेंद्र राणा ने क्या लिखा, क्या कहा, सब जानते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन क्या किसी चैनल ने उस पर बहस की कि मोदी और अमित शाह की सरकार कैसे राजद्रोह के मामलों का गैर बेजा इस्तेमाल करती है,
कैसे अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलती है। नहीं करेगी, कोई चैनल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चैनल भी उसी एजेंडे में, उसी मुहिम में, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की मुहिम में शामिल है। और अगर 4-5 साल की बात करें तो ऐसे 50 मिसालें अभी मैं अगले 10 मिनट में दे सकता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन, ईमान, अपनी पत्रकारिता, अपने उसूल सबको दफन कर दिया, क्योंकि उन्हें शाह और मोदी की सरकार को खुश करना है। उनकी नाराजगी मोल नहीं लेनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो उन्हें पसंद रहो। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। यह पत्रकारिता हो रही है दोस्तों। और यह पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं वो सरकार को प्रिय है, जो ये नहीं कर रहे हैं वो अप्रिय है। हम लोग अप्रिय वाली कैटेगरी में आते हैं। और मैं खुश हूं कि सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग मुझ जैसे लोगों को नापसंद करते हैं, क्योंकि यही नापसंदगी मेरे भीतर, मेरे हौसले को आसमान देती है। और लगता है कि जिसकी सब चाटुकारिता करते हैं वो हमें नापसंद करता है। इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं तो इसे सर्टिफिकेट मानता हूं। तो रक्षित, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन आज जो आपने कहा वो इतना बड़ा सच है, जो आपके भीतर से गुस्से, आक्रोश के आकार में निकला और मंच पर प्रस्फुटित हुआ, विस्फोट हुआ उसका। मैं नहीं जानता कि इसके बाद आप क्या करेंगे रक्षित, लेकिन जो आपने कहा ये 16 आने सही है। ये आपके चैनल या किसी और चैनल के रिपोर्टर भी निजी बातचीत में ये मानते हैं। अगर किसान आंदोलन 2014 के पहले हो रहा होता तो किस तरह से ये एंकर्स, ये नामचीन चेहरे, ये सुपरस्टार्स उन किसानों के बीच होते पहले दिन से, जिमी जिप, क्रेन और मल्टीकैम के साथ शूट हो रहा होता। ये हमने अन्ना आंदोलन में देखा 2011-12 में। लेकिन चूंकि ये किसान सरकार के खिलाफ है, चूंकि ये किसान सरकार के फैसलों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे और जुटे हैं, मोर्चेबंदी है, इसलिए आप उन किसानों के बीच नहीं जा सकते। अव्वल तो आप जाएंगे तो वो आपको भगाएंगे, क्योंकि आप तो पहले दिन से उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, देशद्रोही कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी आवाज क्यों बनना चाहेंगे आप? उनकी आवाज क्यों सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे आप? क्योंकि उनकी आवाज सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार भी उन्हें यही मानती है कि राजद्रोही लोग हैं, ये देश के खिलाफ है, ये साजिश करने वाले लोग हैं। तो ये दौर है दोस्तों, कम से कम 1 दर्जन बार बीते 2-3 सालों में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, हर जगह से फटकार लगी है चैनलों को। जिस तरह की खबरें चैनलों पर चलती है, चैनलों के एजेंडे को लेकर, लेकिन उन फटकारों का क्या? सब कूड़ेदान में, सब ठंडे बस्ते में। जब दिशा रवि के खिलाफ पुलिस खबरें प्लांट करती है, सरकार के मंत्री, संतरी, जब प्रवक्ता जब उसके खिलाफ उसे अंतरराष्ट्रीय साजिशकर्ता घोषित करके उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, तो सारे चैनल के एंकर, रिपोर्टर, ज्यादातर, सारे मतलब ज्यादातर शामिल होते हैं। और जब उसे अदालत जमानत देते वक्त सरकार के मुंह पर तमाचा मारती है, जब कहती है कि सरकार के खंडित गुरूर को पर मरहम लगाने के लिए किसी पर राजद्रोह नहीं लगाया जा सकता, जब ऐसा फैसला को एडीजे देता तो सब सन्नाटा साथ जाते हैं, सब मौन साथ जाते हैं, सबके जुबान को लकवा मार जाता है, क्योंकि तब बोलना सरकार को नाखुश करना होगा। और जब बोल रहे थे कि दिशा रवि या ऐसे लोग राजद्रोही हैं, तब सरकार को खुश कर रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और रक्षित, अगर आपने यह फैसला किया है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। सबके हाथ में हथियार है, मोबाइल है। हथियार मतलब आज के दौर में अगर हथियार बोलने का मतलब ऐसा ना हो कि किसी हथियार रखने के आरोप का मामला दर्ज हो जाए। हथियार मतलब मोबाइल की बात कर रहा हूं। हथियार मतलब उस नैतिक बल की बात कर रहा हूं जिसके जरिए आप मोबाइल पत्रकारिता कर सकते हैं। बहुत रास्ते खुलते हैं, एक दरवाजा बंद होता है, 100 दरवाजे खुलते हैं। तो रक्षित, हताश मत होइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा रास्ता अख्तियार करना है तो बहुत रास्ते खुलेंगे। फिलहाल नमस्कार।